नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आई है, आप देख लीजिए। दिनांक 11 फरवरी 2022 विज्ञप्ति उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम दोस्तों जो कि जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 9 अक्टूबर की मुख्य परीक्षा के सापेक्ष औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन की सूची दिनांक 8 फरवरी 2022 को घोषित की गई है और प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची के स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में किया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूं पहले भी। अभिलेख सत्यापन सूची के स्थान पर पाने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए स्क्रूटनी का कार्य विषयवार व अनुक्रमांक वार दिनांक 7 मार्च 2022 से निम्न कार्यक्रम अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। तो देख लीजिए, अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम आपका आ चुका है दोस्तों। 7 मार्च को अंग्रेजी का होने वाला है। अनुक्रमांक दे रखा है आपको, देख लीजिए, अनुक्रमांक इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, और फिर दिनांक 8 मार्च को आप देख सकते हैं कि पहले 7 मार्च को है, फिर दिनांक को अंग्रेजी में फिर से देख लीजिए, सामान्य संख्या अनुक्रमांक इतने से लेकर इतना, गणित में सामान्य महिला शाखा, फिर इतिहास, कला, मनोविज्ञान, कृषि। तो आप देख सकते हैं कि इतने सब्जेक्ट्स का दोस्तों यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गणित, कला, मनोविज्ञान, कृषि। ठीक है, तो गणित का भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इतिहास का भी हो जाएगा, कला का भी हो जाएगा, मनोविज्ञान का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गणित का तो भाई सामान्य महिला शाखा का दोनों का हो जाएगा, जबकि इतिहास, कला, मनोविज्ञान, कृषि का सामान्य शाखा का होगा। ठीक है, इसके बाद फिर 9 मार्च को हिंदी का सामान्य शाखा का है, अनुक्रमांक इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, और फिर 10 मार्च को भी है, ठीक, महिला शाखा का। फिर 15 मार्च को भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं ज़्यादातर। अब जिनमें ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं तो उनके 2 दिन में हो रहे हैं, अदरवाइज ये एक ही दिन में निपटा रहे हैं। जैसे कि रसायन शास्त्र का भी आप देख सकते हैं कि सामान्य शाखा, महिला शाखा का एक ही दिन हो जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ वैसे फेवर में है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी लंबा समय इन्होंने दे दिया है। 9 मार्च, 10 मार्च, फिर सीधे 15 मार्च को है। ठीक है, फिर 10 मार्च के बाद सीधे 15 मार्च को है, फिर 16 मार्च को है, फिर 21 मार्च को है। तो काफ़ी गैप दिया गया है बीच बीच में। इस बीच अगर कहीं एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये तो ठीक है कि भाई एक ही दिन एक सब्जेक्ट का पूरा करवा दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 22 मार्च और ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है पूरा 28 मार्च तक दोस्तों जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 28 मार्च तक दोस्तों ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर से आपको 28 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आप मेरिट के अंदर हैं या बाहर हैं, क्योंकि उसी दिन सारे सब्जेक्ट्स का हो जा रहा है। मतलब कि आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट चुने गए हैं, तो अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को होगा, फिर 24 मार्च को होगा। ठीक है, तो 23-24 मार्च को आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का ना भी पता लग जाए तो नागरिक शास्त्र का तो उसी दिन पूरा का पूरा हो जाएगा। इसी तरह से जीव विज्ञान का भी एक ही दिन में आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने लोगों का यहाँ पर नंबर आने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए नोट क्या है। प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी 9:30 बजे परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक एक से अधिक विषय अथवा शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हैं, उन अभ्यर्थियों के समस्त विषयों शाखाओं के अभिलेख प्रथम तिथि जिस पर उन्हें उपस्थित होना है पर ही जाँच किए जाएंगे। ठीक है, तो बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों, अभिलेखों के स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो जितने भी अपने अभिलेख हैं, समस्त प्रमाण पत्र हैं, उनके दोस्तों आपने क्या करना है, 2 प्रतिलिपि बनानी है, 2 सेट बनाने हैं और उनको सेल्फ अटैच कर देना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन
पत्र है, अनुक्रमांक सहित होगा। इसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रपत्र संख्या 2, अब इसको दिखा दूंगा। फिर एक प्रमाणीकरण प्रपत्र होता है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है, प्रपत्र संख्या 3, और फिर एक होता है देशना पत्र यानी कि इंडेक्स कार्ड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय अथवा शाखा हेतु सफल घोषित हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु उपरोक्त प्रपत्रों व नीचे लिखे अभिलेख 2 सेट में तैयार उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अभ्यर्थियों के अभिलेख की जांच हेतु क्या क्या चाहिए होगा। देखिए, हाई स्कूल चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, स्नातक, अंक तालिका, समस्त वर्ष समस्त सेमेस्टर की स्नातकोत्तर की उपाधि, अंक तालिका, समस्त वर्ष, ठीक है, एलटी, डिप्लोमा, शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, बीएड, अधिमानी अर्हता अगर लागू होती है, आरक्षण। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित नोट समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती के अन्य अनिवार्य अर्हता। ठीक है, यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य लोक प्रतिष्ठान में अगर कार्यरत है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी चाहिए होगी। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता में विभिन्नता है तो भाई इसके लिए आपको एफिडेविट जमा करना होगा। ठीक है, पूर्व सैनिक आरक्षण से रिलेटेड भी जितने भी सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मान्य आयोग अंक तालिकाओं के संबंधित यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट अथवा उपाधि नहीं दिए हो तो उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि केवल अंक तालिका से नहीं चलेगा काम, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और साथ में वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो ले जाना और मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क रसीद भी आपको लेकर आनी होगी। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय शाखाओं में सफल हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता सूची की प्रति एवं बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की श्रेणी उप श्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या क्या है यहाँ पर उपरोक्त क्रम 1 से 16 तक वांछित अभिलेखों की चेकलिस्ट। ठीक है, आपको चेकलिस्ट देखनी होगी, उसको डाउनलोड करके आप उसको भर लेंगे। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो वही है। देखिए, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर चलो ये चीज़ ठीक है कि 7 दिन का कह रहे हैं। ठीक है, वैसे इनकी स्क्रूटनी में 21 दिन का था लेकिन चलो यहाँ पर 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया था तो उसको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि 7 दिन का समय प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बाकी सब चीज़ें तो वही है। ठीक, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, जरा इनका देशना पत्र आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार का देख लीजिए, इस टाइप का आवेदन पत्र होगा, इसको आप भर लीजिएगा, देख लीजिए, अनुक्रमांक डालना है, पदनाम डालना है, विज्ञापन संख्या दिनांक, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेक्चरर का मेंस का रिजल्ट निकाल के बैठे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको भरने में। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपको भरनी होगी। ठीक है, उनका परसेंटेज, सब चीज़ें, अधिमानी अर्हता अगर आपने की होगी, पूर्व एवं वर्तमान नियुक्ति एवं सेवाओं का पूर्ण विवरण। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज में हो तो दे देना, वरना अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर वही आपके खिलाफ कोई फौजदारी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है या आपको दंडित किया गया उससे रिलेटेड। ठीक है, और फिर देखिए यहीं पर आपकी जो घोषणा है और कुछ नहीं। ठीक है, और सब सिंपल है। ठीक, और इसके अलावा एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीज़ें भरवाई जाती हैं आपसे। ठीक है, ऑलमोस्ट वही रहता है और कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका इंडेक्स कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें आपसे भरवाई जाती हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आप डाउनलोड कर लेना आयोग की वेबसाइट से। इसके अलावा हम इसको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको आयोग ने आपकी सुविधा के लिए एक चेकलिस्ट भी दी है कि आपको चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है या नहीं, ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न है या नहीं, यस या नो, विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र मतलब 2 अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ जिसकी हमने बात करी थी। फिर इसके बाद प्रमाणीकरण पत्र यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, ये आपने भरना है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट तालिका, सब दोस्तों आपको भरना है। चेकलिस्ट आपकी होती है, बस इससे क्या हो जाएगा, चेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि की डिग्री, ठीक है, अंक तालिका, ठीक, इसके अलावा पीजी का,
ठीक। पीजी की आपके समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका, फिर इसके अलावा इनकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल चल जाएगी, ठीक है। एलटी डिप्लोमा और ऐसी बीएड का, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में आपको चेक करने को मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आरक्षण से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और ऐसी स्थायी निवास यहाँ पर मांगा जा रहा है, ठीक। ऐसी आपके पूर्व सैनिक से रिलेटेड जो भी आपके पास है, मतलब ना डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक। अगर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो एनओसी है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपके माता पिता के नाम में भिन्नता है तो उसके रिलेटेड आपने एफिडेविट डाला ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हैं, मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क की रसीद, ठीक है। एक से अधिक विषयों में अगर आप पास हुए हैं तो फिर आप किसके लिए प्रेफरेंस देते हैं, ठीक। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसको चेकलिस्ट को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखी जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अभ्यर्थी द्वारा समस्त जो प्रस्तुत किए गए अभिलेख हैं उनका विज्ञापन शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/12/2000 तक वैध होना अनिवार्य है, ठीक है। और चेकलिस्ट को पूर्ण रूप से भरते हुए अभिलेखों की जांच समय अनिवार्य रूप से साथ लाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चेकलिस्ट को भरना है और इसको अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर आए, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने कुछ देर पहले वीडियो बनाई थी, उस समय पर तक ये आयोग की वेबसाइट शायद अपडेट नहीं हुई थी तो हम आपको अपडेट नहीं बता पाए थे। तो अब तो कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और समझ में आपको आ गया होगा कि भाई क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।